जब से इस कार्यक्रम के बारे में, इस मंच के बारे में हमने बात करनी शुरू की, तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि बात में अलग से स्त्री या विमर्श जैसी चीज़ ना आए। पर मुझे लगता है कि जब प्रकृति के बारे में, जब आप जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्त्री की का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर स्त्री का जिक्र है तो विमर्श का जिक्र ना हो, ये भी नहीं हो सकता। किंतु जब भी हम विमर्श की बात करते हैं तो विमर्श के उस शब्द से सबके मन में अपनी एक अवधारणा बनती है। कमला भसी इस दुनिया में नहीं है दी, लेकिन जो उनकी एनर्जी है, उनके जो गाने हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बड़ा एक संबल मिलता था। और खुशकिस्मत हूँ कि एक समय था जब उनसे बातचीत हो जाया करती थी। उनका मैंने इंटरव्यू लिया, और जब उनसे इंटरव्यू मैंने लिया था तो मुझसे कह रही हैं कि सरिता, ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये जो बराबरी की लड़ाई है वो बहुत लंबी है, और लंबी लड़ाई को लंबे चेहरों के साथ नहीं लड़ा जा सकता। तो तुम्हें हंसते मुस्कुराते, गीत गाते, गाना गाते, हंसी मजाक करते हुए इस लड़ाई को लेके चलना होगा। दूसरा, हर एक का नारीवाद अलग है। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपका नारीवाद कौन सा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बहुत खुशी है क्योंकि हर एक का नारीवाद अलग है। जैसा कि हम कह रहे थे कि हमारी अपनी एक अवधारणा है, तो हर कोई जब स्त्री विमर्श की बात करता है तो उसकी एक अपनी अवधारणा बनती है। तो मैं इस वक्त जिन लोगों के साथ बैठी हूँ, 3 खूबसूरत चेहरे, कंचन सिंह चौहान, विनीता अस्थाना और शोभा अक्षरा। शोभा की बातचीत की कला आप देख चुके हैं सुबह। विनीता अस्थाना जी की किताबें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। उन 2 किताबों का खास जिक्र करना चाहूँगी इस सत्र में आगे। और कंचन सिंह चौहान हमारे शहर की एक खूबसूरत सी लेखिका, जो बहुत अलहदा किस्म की कहानियाँ लिखती हैं। इनकी खूबसूरत सी किताब है और अपने आप में बहुत ही विवाशियस किस्म की शख्स हैं, ज़िंदगी से भरपूर, और लोगों पर अपना हक रखती हैं। इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि लोग इन पर हक रखते हैं, ये लोगों पर हक रखती हैं। तो इस चीज़ से मैं इनको जानती हूँ। तो सबसे पहला सवाल आप तीनों से मेरा यही है कि जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो हमारी सबकी एक अवधारणा बनती है। आपका नारीवाद, आपकी वो अवधारणा क्या है? कंचन जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी। सरिता, मेरे लिए कोई भी विमर्श, वो कोई भी विमर्श हो, चाहे स्त्री विमर्श हो, दलित विमर्श हो, किन्नर विमर्श है, या फिर मैं जिस विमर्श पे बात करती हूँ थोड़ा मुखर होकर के विकलांग विमर्श है, मेरे लिए हर विमर्श की शुरुआत या उसका अंत या उसका मोटो मेरे अनुसार बस ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने लिंग के कारण, अपनी शारीरिक स्थिति के कारण, अपने जन्म के कारण, अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अलग तरह से ना ट्रीट किया जाए, उसको वही अधिकार मिले जो उसके अपोजिट को मिल रहा है। स्त्री को वो अधिकार मिले जो पुरुष को मिल रहा है, या जो भी लोग हैं, या इसी तरह से जोड़ते जाएं हम लोग कि दलितों को वो अधिकार मिले जो सवर्णों को मिल रहा है, तथाकथित सवर्ण, और किन्नर जो एक सामान्य शरीर के साथ हमारा जन्म, स्त्री पुरुष और उसके साथ एक तीसरी, तो सभी को मेरे लिए कोई भी विमर्श बस एक समानता की बात करने वाली उसका मोटो होता है। और एक दूसरा कि उस व्यक्ति की, वो जो स्त्री है या कोई भी है, जब हम विमर्श के तो उसकी मानसिक स्थिति, उसकी मनोस्थिति को समझते हुए उसके साथ एक समानुभूति रखने की दरकार, जो हम अपनी कहानियों से, अपने आंदोलनों से कहते हैं कि कोई भी, किसी भी व्यक्ति जिसे भी छोटा समझा गया, वो स्त्री हो या कोई भी हो, उसके साथ समानुभूति का, सहानुभूति नहीं, समानुभूति रहे,
तो उसे एक सामान्य जीवन जीने के लिए और एक खुल के और एक विश्वास के साथ जीने का अधिकार है। मेरे लिए स्त्री विमर्श या कोई भी विमर्श पसंद नहीं। जैसा कंचन जी ने कहा, मैं उसी में जोड़ना चाहती हूँ। समानता, मेजरली समानता, कि आपको ये ना लगे कि आप कुछ अलग हैं, आपको अलग तरह से परिभाषित किया जाए, आपके लिए दायरे बनाए जाएं। वो दायरे नहीं चाहिए। अगर वो आपके लिए दायरे नहीं है तो वो मेरे लिए दायरे नहीं है, वो किसी और भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जेंडर से संबंध रखने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। तो एक समानता, और दूसरी चीज़ संवेदना हम सबको चाहिए। जो एक हम बहनापे की बात तो करते हैं, लेकिन अभी जैसे कहानी सुना रही थी प्रज्ञा जी, बात बहनापे की सिर्फ बातों तक रह जाती है। ज़्यादा करके चीज़ें वही प्रपंच और पंचायत में और दूसरे को नीचे गिराने में इस्तेमाल की जाती। वो ना हो, वो संवेदना, वो सहानुभूति, वो चाहिए समानता के साथ में। वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ज़रूरी है और ज़रूरत है समय की। तो समानता मेरे लिए स्त्री विमर्श, जब मैंने लिखना शुरू किया था तो सोचा नहीं था कि ये स्त्री विमर्श है। मैं सिर्फ सिंपल इंसानों की कहानियाँ लिख रही थी, लेकिन वो जो उभर के उसमें जो रिश्ते आ रहे हैं, उसमें जो चीज़ें आ रही हैं, अब उसमें एक टैग लग गया है कि आप जो लिख रही हैं वो स्त्री विमर्श। अब ठीक है, बहुत सारे लगे हुए हैं टैग हमारे ऊपर, एक और सही। तो समानता मेरे लिए। समानता, बिल्कुल। शोभा? मेरे लिए स्त्री विमर्श नागार्जुन की एक कविता है। वो कविता की लाइन है कि कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फाक वो तुम थी। मेरे लिए स्त्री विमर्श निराला है, जिन्होंने लिखा कि वह तोड़ती पत्थर। मेरे लिए स्त्री विमर्श रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने अपने उपन्यासों में स्त्री के संवेदनशीलता को इतने महीन तरीके से उस दौर में रख दिया था जिस दौर में वो शायद विक्टोरिया ओकाम्पो से मिले थे। हम सब जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर एक उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, बांग्ला गीत लिखते थे। महात्मा गांधी उनको अपने सभाओं से कहते थे कि हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा मेरा पसंदीदा साहित्यकार है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो निराला उठकर खड़े हो जाते थे, कहते थे कि महात्मा गांधी बताइए आप क्या अच्छा हिंदी पढ़ने वाला कौन है, और मैं अपनी किताबें भेज रहा हूँ, और आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर आपका प्रिय साहित्यकार है। तो मेरे लिए स्त्री विमर्श गांधी भी हैं, क्योंकि कस्तूरबा गांधी से अगर हम परिचित नहीं हो पाते। मेरे लिए स्त्री विमर्श रेणु है, उनकी तीसरी कसम मेरे लिए स्त्री विमर्श है। मेरे लिए स्त्री विमर्श गीत चतुर्वेदी है, जो जब भी वो कहते हैं कि लौट कर वापस कोई आना चाहे तो उसको आने देना भी प्रेम है। मेरे लिए स्त्री विमर्श वो तमाम पुरुष हैं जो स्त्री विमर्श की सिर्फ बात नहीं कहते, स्त्री विमर्श को जीते हैं, और वो जब भी किसी स्त्री से बात करते हैं उनके भीतर वो इस तरह से प्रवेश करते हैं जैसे वो मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो मेरे लिए स्त्री विमर्श है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि हर एक का नारीवाद अलग है, हर एक का स्त्री विमर्श अलग है। तो ये बहुत खूबसूरत सी बातें हमें आप तीनों से निकल कर आई हैं। लेकिन एक बात पूछना चाहूँगी। 2023 में चल रहे हैं हम, और समानता की बातें बहुत मुखर तौर पर कही जा रही हैं, हो रही हैं। जब किसी चीज़ की, मुझे लगता है कि अगर हम खाने का खाली जिक्र करते हैं तो तब जब बहुत भूख लगी होती है ना, जब बहुत भूख लगती है तो हम खाने की बातें करते हैं कि फला जगह खाना बड़ा स्वाद मिलता है। स्त्री विमर्श की ज़रूरत क्यों है? स्त्री विमर्श की ज़रूरत, एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि शोभा आपसे शुरुआत करेंगे कि स्त्री विमर्श की ज़रूरत क्यों है? 2023 चल रहा है। स्त्री विमर्श की ज़रूरत इसलिए है कि मेरे बगल जो विनीता जी बैठी हैं, इन तीनों वक्ताओं में सिर्फ इनके परिवार से एक पुरुष आए हैं जो कि इनके पिता हैं, मेरे सामने बैठे हैं। मेरे परिवार से कोई पुरुष नहीं आया मुझे सुनने के लिए, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। कंचन के परिवार से मुझे लगता है मित्र आए होंगे, लेकिन इनका कोई सगा भाई, इनके पिता, इनके चाचा, इनके फूफा, इनके मौसा, इनके
जो तमाम स्त्रियां हैं, उनके जेठ, उनके देवर, वो नहीं चाहते हैं जब एक स्त्री लेस्बियन विमर्श पर बोलती है, गे विमर्श पर बोलती है, LGBTQIA+ विमर्श पर बोलती है, अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर बोलती है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लेकर बोलती है, तो क्यों सिर्फ विनीता जी के पिता सामने नज़र आते हैं, हम सबके पिता और भाई क्यों नहीं नज़र आते? इसलिए स्त्री विमर्श की आवश्यकता है। इसमें मैं एक चीज़ बहुत उससे जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरी अभी जो दूसरी किताब आई है उसका नाम है दरकते दायरे। ये जो किताब है ये होमोसेक्सुअलिटी इन विमेन के ऊपर है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन हम बॉलीवुड में भी देखते हैं गे मेन का चित्रण होता है, पर जब लेस्बियन की बात आती है तो वो एक कोई सरफिरी सी औरत होती है जो किसी दूसरे औरत के प्रेम में पागल होती है और उसको पाने की चाह में वो उसका जीवन ध्वस्त कर देती है। उसके अलावा हमने प्रेम की तरह प्रेम को होमोसेक्सुअलिटी में नहीं देखा। तो जब मेरे पिताजी ने ये किताब पढ़ ली तो वो मेरे पास में दिल्ली आए और उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छी लगी और पूरा मुझे मोहल्ले का चित्रण ये वो सब समझ में आ रहा था और बहुत अच्छा था। लेकिन ये क्या था, कैसे एक लड़की को एक लड़की से इतना प्रेम हुआ कि वो और कुछ नहीं समझ पाई, उसने अपना जीवन पूरा उसमें बिता दिया। तो फिर हमने बैठ के पूरी जेंडर्स के ऊपर बात करी, हमने होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बात करी और उनको वो कहानी पूरी तरह से समझ में आई। तो मैं चाहती हूँ ये वातावरण ये मुझे मिला है जहाँ पर अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो वो आज इस उम्र में मुझसे पूछ रहे हैं। जब मुझे समझ नहीं आता था तो मैं उनके पास जाती थी और मैं पूछ सकती थी, ये आज़ादी मेरे पास में थी, ये सुविधा मेरे पास में थी कि मैं अपने पिता से बात कर सकूँ। तो इसलिए स्त्री विमर्श, क्योंकि ये ज़रूरत है और बहुत सारे लोगों को ये नहीं मिलता है ये माहौल। मैं स्त्री विमर्श की ज़रूरत की बात करूं, इससे पहले शोभा का जवाब दे दूं कि मेरे साथ अकेले मैं इसलिए आई हूं, मेरे साथ कोई पुरुष इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं यहाँ किसी पुरुष के साथ रहती नहीं हूं। मेरा पूरा परिवार कानपुर में रहता है। अगर ये प्रोग्राम लाइव होता तो मेरा पूरा परिवार देख रहा होता, मेरे चाचा, मौसा, फूफा। मैं बड़ी पब्लिकली लिखती हूँ सब कुछ और पूरा ख़ानदान उस पे है। तो ये तो एक अलग बात हो गई, हमें इंडिविजुअल बातें करनी भी नहीं है कि मेरे साथ। अच्छा, स्त्री विमर्श सबसे पहले अच्छी बात ये निकली, अच्छा हुआ कि ये बात निकली कि क्योंकि बात क्या होती है, बहुत बार जिस बहनापे की हम लोग बात कर रहे थे उस बहनापे से अलग हो के हम स्त्रियां ही कहती हैं कि मेरे भैया तो ऐसे नहीं है, मेरा पति तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हमारा पति जैसा है, हमारा भाई जैसा है। क्योंकि मुझे अच्छा, मैं हमेशा इस बात की बात करती हूँ कि मेरे साथ तो चीज़ें सही हो गई हैं। हम विकलांग विमर्श की भी जब भी मैं बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं तो अब उससे आगे निकल आई हूँ। बात इसलिए करनी है क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ हुई या मेरे जैसे प्रिविलेज्ड लोगों के साथ जो नहीं हुई, उन लोगों की बात करने का जो अब जिम्मेदारी है वो मेरे साथ है। स्त्री विमर्श की आवश्यकता पे अब हम बात करेंगे इंडिविजुअलिटी से छोड़ के कि स्त्री विमर्श की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कहीं मेरे ड्राइवर साहब होंगे यहाँ पर, और अभी एक नुक्कड़ नाटक जब चल रहा था तो उसमें वो जब आया, मैं पल्लवी तो लगातार रोती रही, लेकिन मुझे जब रोना आया कि वो एक स्त्री जब उनका पति मारता है और मार डालता है, मुझे कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़ा, मुझे अपने ड्राइवर की याद आई। मैं सोच रही थी कि ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे अगल बगल की घटनाएं हैं। ये स्त्री, इन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, ये रोज़ मेरे साथ चलते हैं और ये मेरे फ़ोन पे बहुत सारी बातें सुनते हैं ये भी, लेकिन इन्हें लगता है कि ये बातें मतलब मैडम जी यहाँ कर रही हैं, ठीक है, कहीं सुन रहे होंगे, अपनी पत्नी के साथ ये दोबारा वैसे ही हो जाएंगे, या ये नहीं, ये तो मेरी, चलिए मतलब शायद मैं बोल सकती हूँ तो बोल दिया। और बहुत सारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो इसी तरह की बातें, मैं यहाँ जो कुछ भी करूँगी लेकिन मेरे ही इर्द गिर्द मुझे मालूम होगा कि मेरे घर में एक ऐसा पुरुष होगा और उसको आने पर मैं चाय भी दूंगी और उससे बोलूँगी कि तुम ऐसे ही हो, अब ऐसे कहाँ चलता है, लेकिन वो भी
वो भी ऐसा होगा कि वो अपनी पत्नी को कहेगा कि हम तो खाना तुम्हारे, अब हम ये भी यही कर रहे हैं, अब तुम जाओगी वापस जाओगी तो भी लौट के आओगी। लेकिन स्त्री विमर्श इसलिए भी ज़रूरी है कि मेरी आने वाली पीढ़ी जो है उसमें मेरा भतीजा या फिर भतीजे की पत्नी दोनों ऑफिस जाते हैं, लौट कर आते हैं, साथ साथ में खाना बनाते हैं। हो सकता है कि मेरी पीढ़ी के मेरे भैया इतने बस उन्होंने बातों में करा हो, मुझे रहने दिया हो, लेकिन भतीजों में ये बात आई, सुनते सुनते आई। तो अब वो सुनते सुनते अब ये इसके सहज हो गए हैं कि वो आराम से वो फ़ोन करके बताता है क्या कर रहे हो, करे यार मैं तो खाना बना रहा हूँ, अभी वो आई नहीं है, आतरे ही आई नहीं है। बस स्त्री विमर्श इसलिए ज़रूरी है। ये बहुत दो ज़रूरी मुद्दे यहाँ पर निकले जिन पर हम अलग अलग बात करना चाहेंगे। और पहला तो जो आपने कहा कंचन जी कि जब वो भतीजा है या उसकी पत्नी है या कोई भी जो नई उम्र की औरतें हैं, कोई भी हैं जो कामकाजी औरतें हैं और जो बाहर जा रही हैं, क्या ऐसा नहीं हुआ है बीते कुछ दिनों में कि स्त्री विमर्श के नाम पर हमने स्त्रियों के ऊपर एक ख़ास किस्म का प्रेशर डाल दिया है, जहाँ पर वो स्त्री, जब हम दिखाते हैं एक सशक्त स्त्री को का हम चित्रण करते हैं, तो उसका जो पारंपरिक रोल है, जो जहाँ पर वो बच्चों को संभालती है और घर संभालती है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, मैं बिल्कुल उसको ना नज़रअंदाज करना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति का जो बैलेंस है वो तभी बनेगा क्योंकि वो जननी है। बच्चे को माँ की जितनी ज़रूरत है पिता की उससे ज़रा कम है। इसको ओपनली ज़ोर से बोलने में कोई मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन वो उसके ऊपर वो पारंपरिक रोल भी है। उसके बाद फिर चूँकि वो शिक्षित है और उसके अपने सपने हैं और वो सशक्त है, तो हम उसको उसके सपने पाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब वो ऊपर सपने पकड़ने के लिए उछलना चाहती है, वो छलांग लगाती है, तो उसे हम कहते हैं छलांग तो पूरी लगाओ, लेकिन नीचे का जो काम है पहले वो निपटा लो, पैर ज़मीन पे रखो तो, और थोड़ा जल्दी वापस आ जाना, मतलब चांद तक पहुँचो लेकिन शाम की चाय से पहले वापस आ जाना। तो ये वाला जो प्रेशर हमने डाला हुआ है विमर्श के नाम पे या सशक्तिकरण के नाम पे, उस पर मुझे ज़रा सी टिप्पणी चाहिए आप लोगों से। पहले मैं ही बोल लूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास पहले एक फ़ोन था ना STC, उसमें 0.05 रैम थी। मुझे लगता था कि हम बड़े अच्छा फ़ोन रख रहे हैं। थोड़े दिन बाद लगा कि नहीं, अब फेसबुक आ गया तो व्हाट्सएप आ गया, चीज़ें कम होने लगी, अपडेट हुआ। उसके बाद और मुझे अभी भी लगता है कि अपडेटेशन की ज़रूरत है। तो हर विमर्श के अपडेट की संभावनाएं तो रहती हैं, तो आगे भी करेंगे। सवाल क्या था, मैं भूल गई। सवाल, आसमान चांद छूने के लिए जाओ लेकिन शाम की चाय से पहले घर आओ, ये जो प्रेशर है पूरे तौर पे है। लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक बहुत लोगों ने अच्छे से हैंडल कर लिया है। अगर मैं अपने साथ वालों की बात करूं, जो बहुत सारे लोग और यहाँ पर हैं जो जॉब्स करते हैं, जो बाहर निकल के आए हैं, जो एक इवेंट में आए हैं, उन्हें पता है कि उनके घर में एक पुरुष या एक कोई व्यक्ति ऐसा है जो उनके पीछे से वो मोर्चा संभाले हुए है। तो ऐसा नहीं है, साथ मिलने लगा है, बेहतर साथी मिलने लगे हैं। तो ये जो कवायद थी कि आपका ही पैर ज़मीन पे रहे, वो थोड़ी सी हट गई है, क्योंकि उसमें क्या था, आप सीमित थे कि आपका पैर ज़मीन पे रहे और आप हाथ ऊपर उठाएं तो आप एक लिमिट तक पहुंच पाते थे। अब आपके पास में एक ऐसा व्यक्ति है जो उस ज़मीन को पकड़े हुए है जब आप दूर हैं, और आप उसकी जगह पे फिर वैसा ही करते हैं। तो ये जो रोल रिवर्सल्स हैं, ये नई जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं। और ये जो पिछले हमारे साहित्यकारों ने लिखा, लोगों ने स्त्री विमर्श किया, उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, ऐसे बहुत सारे जीवन साथी हैं जो अपनी संगनियों का साथ देते हैं और खूबसूरती से देते हैं। तो चांद तो खैर छूना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत सारी जगहों में चूक जाती हूँ एज अ वुमेन। जो एक प्रेशर की आप बात करते हैं, मैं लेती नहीं हूँ प्रेशर बहुत सारा, पर जैसे बच्चे पढ़ाने हैं फॉर एग्जांपल, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपके पास में जॉब है, किताबें हैं, मैं अक्सर अपने बच्चे नहीं पढ़ा पाती हूँ। फिर मैं अपनी भाभियों को देखती हूँ कि वो कितनी समर्थ हैं,
नौकरी भी करती हैं, बच्चे भी उनके फर्स्ट आ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपडेट खुद को कितना भी करें पर कुछ ना कुछ होता है, बहुत पकड़ने के उसमें रह जाता है। तो उसके लिए वो कमी पूरी करने के लिए परिवार लगता है, लोग लगते हैं। मैंने कंचन जी को सुना, अनीता जी को सुना और समझ पा रही हूँ कि वो जो प्रश्न था उन्होंने उस प्रश्न को ही ज़मीन पर उतार दिया। तो ये खूबसूरती है दो वक्ताओं की। मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी यूँ भी किया जाए कि घर का काम नहीं करने का मन है तो बर्तन अंधुला ही छोड़ दिया जाए, कपड़े गंदे भी छोड़ दिया जाए। बेटा आया, उसको खाना चाहिए तो उसमें साफ गोई हो कि आज मेरा मन नहीं था, मैं बहुत थकी थी और मैं खाना नहीं बनाई। कभी कभी यूँ भी किया जाए कि घर के जाले लगे रहने देना चाहिए, जहमत नहीं है, उठाने का मन कर रहा है तो मत उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल सही। कभी कभी ये भी किया जाना चाहिए कि डाइनिंग टेबल पर अगर बेतरतीब बर्तन इधर उधर बिखरे हैं और फल सब्जियां इधर उधर बिखरी हैं तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। कभी कभी ये भी करिए कि अगर पति पूछ रहे हैं कि आज क्यों देर हो गई या आज से ये कपड़ा नहीं, इस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए, तुम्हारी माँ ये कह रही थी, तुम्हारे मायके से ये सब आया, तो कभी कभी उत्तर देना ज़रूरी नहीं समझना चाहिए। मुझे लग रहा है शोभा मुझे डिस्क्राइब कर रही है। कुल मिलाकर सारा लब्बो लिया ये है, डू नॉट फॉलो एनी रैट रेस। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। नहीं होना है हमें किसी रेस का हिस्सा, नहीं बनना। स्वावलंबन का जो पहला पाठ हमने पढ़ा था, छोटी छोटी पुस्तिका आती थी, गुजरात का एक बहुत पुराना पब्लिकेशन है, निशा जी जानती होंगी, विद्या पब्लिकेशन आता था, कमल पब्लिकेशन आता था, एक अक्षर प्रकाशन तो बहुत बाद में आया, बहुत पहले से तमाम प्रकाशन आते, तो छोटी छोटी पुस्तिका आती थी, स्वावलंबन क्या है ना। तो गांधी जी की ज़िद होती थी कि जो भी रहेगा उनके प्रेमाइसेस में वो अपना सारा काम खुद करेगा। तो अगर आपका बेटा अपनी बहन के आने पर एक मशीन है जिसको बस ऐसे टैप करना है और कुएं में से पानी नहीं निकालना है, नल नहीं चलाना है, टैप करके उसने गिलास में पानी लेकर उसकी अपनी बहन को दे दिया, जस्ट चिल, लेट्स हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर। सो डू नॉट फॉलो एनी रैट रेस। कभी कभी सब कुछ जाने देना भी ज़िंदगी जीना होता है। सो लिव योर लाइफ, जो आज है, आराम करना भी सीखना चाहिए हम स्त्रियों को, क्योंकि हम स्त्रियां जो है ना वो पृथ्वी हैं। नदी भी बह रहा है, वॉल्केनो भी फूटता है, पेड़ भी उग रहे हैं, कैक्टस के भी पेड़ उग रहे हैं, देवदार के भी वृक्ष उग रहे हैं, सेमल के भी फूल उग रहे हैं, कमल भी कीचड़ में उग रहा है। हम स्त्रियां पृथ्वी हैं, रेगिस्तान भी है, बंजर ज़मीन भी है, जहाँ पर अरहर की दाल बोई जा सकती है वो भी है, जहाँ पर मूली बोई जा सकती है वो भी है। हमें भी सांस लेना है, इस चीज़ को महसूस करना है। तो कुल मिलाकर डू नॉट फॉलो एनी रेट रेस। हाँ, ये बात अभी थोड़ा सा मैं भी इसी में विनीता की बात पे कि हम फिर से इसी पे आ गए कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो होता है, और ये चंद हमारे साथ की जो स्त्रियाँ बैठी हैं, इसी से स्त्रियाँ नहीं बनती हैं। असल बात सच में ये है कि स्त्रियों पर एक दबाव है। हम बातें भले बहुत स्वप्निल कर लें, लेकिन स्त्रियों पे दबाव है कि अगर वो लड़के, मतलब उनकी डिमांड है, मैं तो उनकी डिमांड है कि वो ऐसी लड़की हो जो पढ़ी लिखी हो, कंधा, क्योंकि एक तनख्वाह से काम नहीं चलना आजकल, तो 2 तनख्वाह है, लेकिन ये वाले काम बटे, लेकिन ये वाले काम नहीं बटे कि अब हम चल के अब हम खाना बनाएंगे, अब यही होगा। तो ये तो है, ये मतलब ऐसे इससे मना नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग प्रिविलेज्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया ऐसे चल रही है, लेकिन हाँ, स्त्री विमर्श की आवश्यकता, स्त्री की बातें, हमारी कहानियाँ ही इसी पे हैं कि धीरे धीरे इन चीज़ों से ये वाली परतें खुलें। और वो कंचन जी की बात, शुक्रिया कि आप वापस वहाँ पर लेकर के आई।
क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम जितने चेहरे यहाँ सामने देख रहे हैं, या इनफैक्ट अगर हम फेसबुक सोशल मीडिया के दौर में हम रहते हैं, और एक सोशल मीडिया का हम सबका एक अपना दायरा है, तो उसने एक अपर लिमिट 5000 की दी हुई है। हालांकि 5000 लोगों को याद रखना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि वो 5000 का दायरा है, तो हम जिन स्त्रियों की बात कर रहे हैं और जिन स्त्रियों की को ज़रूरत है विमर्श की, वो उस 5000 के दायरे के बाहर वाली हैं। बिल्कुल, वो स्त्रियां एग्री वो एग्री। हैं। और जब हम कामकाजी स्त्री की बात करते हैं तो चूँकि हम चाहते हैं कि हम आपस हमारी घर वाली बात ना हो, लेकिन कामकाजी स्त्री तो वो भी है ना जो कामगार है, जिनकी वजह से हम काम पर पे आते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से ये सुबह ऑफिस जा पाती हाँ। है, वो स्त्री कामकाजी है और वो सुबह आती है। अब सोचिए सुबह 7 बजे उसकी रिपोर्टिंग 6:30 बजे है। उसकी रिपोर्टिंग कुछ घरों में 6:30 बजे है और 2 टाइम रिपोर्टिंग है, और वो करने के बाद और साथ, और उसका कोई सैटरडे संडे नहीं है। क्रिप करके अगर हम वो महीने के 3 संडे लेती है, तो वो भी हम अपने आप को बहुत तसल्ली देते हैं कि हम कितने जेनरस हैं। बिल्कुल, हम स्त्रियां कितनी जेनरस हैं कि हमने अपने साथी जो कामगार स्त्री है उसको महीने के 3 छुट्टियां दी हैं। क्या स्त्री विमर्श की ज़रूरत स्त्रियों को नहीं है? स्त्रियों के स्त्री विमर्श की ज़रूरत सबसे पहले स्त्रियों के भीतर की में विमर्श की ज़रूरत है। बहुत बिल्कुल सही। इस पर मैं आपसे, विनीता जी प्लीज़। मैं जैसे इसमें बेहया का एक वो एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मेरी जो पहली किताब थी उसमें से अभी मेरा एक इंटरव्यू आया कुछ दिनों पहले जो लल्लन टॉप पे आया, तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोगों तक वो बात और वो कहानी पहुंच गई जो वही कह रहे हैं हम कि 5000 की लिमिट के बाहर वाले लोग हैं। मेरे पास में ईमेल्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं उन औरतों की जो 20-20 साल से शादीशुदा हैं, जो जीके के किसी बंगलों में रह रही हैं वो भी, जो गोरखपुर के किसी गांव में हैं वो भी, कोई वो जिसके 6 महीने हुए शादी के और वो शादी के तीसरे दिन से पिट रही है और पढ़ी लिखी बीटेक लड़की है। तो ऐसा नहीं है जो हम एक सोचते थे स्त्री विमर्श में कि जब औरतें अपना धन कमाने लगती हैं तो वो स्वावलंबी हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी स्त्रियां जो अपना धन कमा रही हैं, चाहे जो हमारे घर में काम करने आ रही है वो भी अपना धन कमा रही है, लेकिन क्या वो सही मायने में स्वतंत्र या स्वावलंबी है? वो नहीं है। हमारे साथ में जो लोग काम करते हैं, मैं अक्सर इस चीज़ का एग्जांपल देती हूँ, MBA पढ़ी हुई लड़कियाँ जिनके पैकेजेस 2 लाख 3 लाख रुपए महीने के हैं, वो दिल्ली में रहती हैं, आती हैं, किसी पार्टी में जाना होता है पहले कपड़े चेंज करती हैं, पार्टी में आती हैं, फिर किसी दोस्त के घर या वॉशरूम में जाती हैं, फिर कपड़े चेंज करती हैं, सूट पहनती हैं या साड़ी पहनती हैं और फिर अपने घर जाती हैं। क्या फ़ायदा है इस स्वावलंबन का, इस पैकेज का, इस प्रकार की स्वतंत्रता का, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहन सकते हैं? और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत इंडिसेंट पहन के जाना है सिर्फ इसलिए क्योंकि वेस्टर्न आउटफिट पहना है और किसी पार्टी में गए हैं, पर घर जाने के लिए वापस आपको सूट पहनना ही पहनना है। तो इसीलिए स्त्री विमर्श की आवश्यकता है कि ये जो चीज़ें बंधन हैं ये क्यों हैं? परिभाषाओं के अंदर जो कैद स्त्री है ऑलरेडी, परिभाषा है ही क्यों? मैं अलग हूँ, ये अलग हैं, ये अलग हैं, हर व्यक्ति अलग है, उसे एक परिभाषा में कैसे बांधा जा सकता है? और जो ये महानता की टॉक्सिसिटी है, महानता अपने आप में बहुत टॉक्सिक चीज़ है। आप महिला हैं, आपको त्याग करना है, आपको शुरू से सिखाया जाता है कि भैया आया है पानी दो, पापा आए हैं ये करो। तो ये टॉक्सिक है, ये हम शुरू से जो भर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये महान बनने के चक्कर में अपना जीवन जो लोग ख़राब करते चले जाते हैं। और औरतें ही करती हैं क्योंकि वो शुरू उनके दिमाग में ही आता है कि अरे हम कैसे बैठे हैं कोई घर में, खुद को गिल्ट लगता है हम बच्चा छोड़कर क्यों आए। ये टॉक्सिक है, इन चीज़ों के बाहर निकलना है। तो स्त्री विमर्श ये तो चलता रहेगा, लेकिन जो बाहर इस 5000 की लिस्ट और फेसबुक और सो कॉल्ड जो हमारे एलीट क्लास हैं जो ऑलरेडी घर में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उससे बहुत अलग दुनिया है। उस लड़की की जो जेद्दा में नौकरी कर रही है पर उसकी सास चाहती है कि वो नौकरी छोड़ के घर में रहे,
इसलिए उसकी शादी नहीं चल पा रही और वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे। मैं रिलेशनशिप काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनती हूँ, मैं लोगों से बात करती हूँ और मुझे जहाँ लगता है वहाँ पे मैं ठीक तरीके से उन्हें कनेक्ट कर देती हूँ। पर लोगों को बहुत मदद की ज़रूरत है और कोई सुनने वाला नहीं है, ख़ास करके महिलाओं के साथ लड़कियों। माँ बाप ही नहीं सुन रहे, उन्होंने शादी कर दी, वो कहते छोड़ दो बेटा, शादी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों पढ़ाया फिर, क्यों इतनी दूर तक लेके आए, वो मतलब नहीं है, बस छोड़ दो क्योंकि परिवार ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी जो हम भरते जाते हैं ये टॉक्सिक है। परिवार ज़रूरी है पर आप बहुत ज़रूरी हैं, खुद को प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, अपना करियर आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बात घूमकर वहीं पर आती है कि जो एक प्रेशर हमने डाला हुआ है वो सोशल प्रेशर भी है, वो इंडिविजुअल प्रेशर भी है, क्योंकि उसको खुद को साबित करना है, अपने लिए अपने भीतर साबित करना है, क्योंकि हम उस गिल्ट से लड़ते हैं कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ करके 6 महीने बाद अगर जाती है, सारी तैयारी करके जाती है, या साल भर बाद अगर वो वापस नौकरी पे जाती है तो उसके अंदर गिल्ट होता है। फिर उसको उस कैरिकेचर में भी फिट होना है, वो जो एक हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अच्छी स्त्री का। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, मुझे कविताएं याद नहीं रहती, लेकिन मैंने कहा था कि रोटी के ज्यामितीय से उसकी जो अच्छी स्त्री का पैरामीटर है वो तय होता है। अच्छी स्त्री बनना आसान नहीं है, क्योंकि अच्छी स्त्री का जो हमने खांचा बना हुआ है ना, वो इतना मुश्किल है कि उसमें फिट होते हुए आपको अपने सपनों के पंख कुतरने पड़ेंगे। उसके बिना आप शायद उस अच्छी स्त्री के खांचे में फिट नहीं आ पाओगे, और टैग्स हमारे साथ रहेंगे। इस पर एक टिप्पणी और फिर हम दूसरा सवाल लेंगे। शोभा। निर्जरा जी की कविता से मुझे याद आ रही है इस्मत चुगताई, उनका लिहाफ याद आ रहा है, मुझे कृष्णा सोबती याद आ रही हैं, मित्रो मरजानी याद आ रहा है। तो वो तमाम बातें जब इन्होंने कहा कि रोटी का डायमीटर और रेडियस जो है उसका मेज़रमेंट सेम होना चाहिए, उससे आपका आकलन किया जाता है, दरअसल वो सब कुछ याद आ रहा है जो अलमा कबूतरी में मैत्री पुष्पा जी ने भी जिस वर्ग का हिस्सा उठाया है। तमाम वो सारी चीज़ें जोड़कर मैं पहुंचती हूँ कि स्त्री विमर्श यानी कि तमाम तथाकथित मर्द को जिम्मेदार पुरुषों में तब्दील करना। शुक्रिया। यानी कि एक ऐसा भाई, ये भी भाई हो सकती हैं, ये मेरी माँ भी हो सकती हैं, वो मेरी सहेली भी हो सकती हैं। एक ऐसा भाई चाहिए हर स्त्री को अपने जीवन में, और उसकी संख्या असंख्य हो जाए, जिसके सीने से लग कर किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पर, चाहे स्तन उभर आए हों या नहीं उभरे हों या सपाट हों, चाहे नाभि दिख रही हो या नहीं दिख रही हो, चाहे फुल जीन्स की जगह पर आपने हॉट जीन्स पहना हो या आप किसी गोवा के बीच पर बिकनी पहनकर खड़ी हो, ये सारी स्थितियों में आपके पास ऐसे पुरुष होने चाहिए जिनसे चिपट कर लग कर आप घंटों रो सकें, घंटों अपना दुख बता सकें, घंटों अपने विचार साझा कर सकें, और आपको इतना सहज महसूस वो पुरुष कराए कि आपके शरीर का कौन सा अंग उसके शरीर के कौन से अंग से छू रहा है, उसमें आप असहज महसूस न करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सत्र है निर्जरा जी ने जो जहाँ से शुरुआत की स्त्री विमर्श से लेकर, एंड आई एम सो हैप्पी दैट देयर आर 3 women of multiple dimensional mindset। उनका अनुभव, वो जब ड्राइवर की बात बता रही थी, मुझे ऐसा लगा कि अगर इनकी बातचीत से भी इनके दिन भर की जो रूटीन है, अगर उसमें से 0.00001% हिस्सा भी उसके हृदय को परिवर्तित कर सके, एक अभी ताज़ा तरीन पैदा
हुई बच्ची के हृदय की तरह, तो वो सार्थक है जीवन। हाँ, लेकिन वो देखिए ना होता कहाँ है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफर करूँगी शोभा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत सारे ऐसे पाठक देखे, जिस समय मेरी किताब आई थी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया उसके कवर के लिए, क्योंकि जो कवर था उसमें एक महिला थी जिसने स्लीवलेस ब्लाउज पहना है और उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास है। उसके इतना खूबसूरत कवर, इतना आई एस्थेटिक वॉज वो कवर ट्रोल्ड है। बैडली, बहुत बहुत बुरी तरह से। और उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं धर्म की बड़ी हानि हो रही है, क्योंकि जो कैरेक्टर है उसका नाम सिया है, तो अब सिया नाम का कैरेक्टर है तो वही होगा कवर पे, अब वो है कवर पे और उसके हाथ में जाम, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई और ख़राब और बुरी बात हो गई। तो ऐसे में बहुत ट्रोल किया गया मुझे। उसमें से एक लड़का था, जो 2 लड़के बल्कि मैं एग्जांपल दूंगी, जो ऐसे ही होगा मेरे ख्याल से 20-21 साल का, और उसने खूब उल्टा सीधा लिखना शुरू किया इंस्टाग्राम पे। और आम तौर पे मैं जवाब नहीं देती हूँ, पर मुझे लगा कि ठीक है, बच्चे पढ़ाती हूँ, आदत है कि इतने ही बड़े बच्चे होते हैं 22-25 साल से 27 साल के, तो मैंने सोचा ठीक है बात करते हैं। तो बात करना शुरू किया उससे। तो शुरू जो उसने किया कि वो आपकी सोच, आपका स्त्री विमर्श, आप घर तोड़ रही हैं से शुरू हुई थी उसकी बातचीत। और जब तक वो ख़त्म हुई हमारी करीब 1.5 दिन बातचीत और गाली गलौज के बाद में, वो मुझसे मिलने के लिए अलग से आया, वो किताब लेके गया और उसने अपनी बहन को पढ़ाई। तो परिवर्तन आता है जब सुनना कोई चाहे, पर समस्या है लोग सुनते नहीं हैं। पर उसमें भी इतना पेशेंस था, मुझ में भी था, कई बार वक्त नहीं होता है, उसने वो बात सुनी। दूसरा, एक रिव्यूअर है राजस्थान से, जो बुक रिव्यूअर है, जब उसने किताब पढ़ी तो उसने अपने रिव्यू में ये चीज़ लिखी कि जब मैंने किताब उठाई थी तो मैंने कुछ और सोच कर उठाई थी और मुझे लगा था कुछ इसके अंदर रंगीन पढ़ने को मिलेगा, वैसा नहीं हुआ। और बाद में मुझे लगा ये कहानी कहाँ से कहाँ चली जा रही है। लेकिन उसने ये चीज़ लिखी कि जब मैंने ये पढ़ लिया तो मुझे ये समझ में आया कि मैं कहाँ प्रोटेक्टिव हूँ और कहाँ मैं पजेसिव और अब्यूज़िव हो रहा हूँ। तो ये आगे के लिए मेरे जैसे पुरुष के लिए बड़ी चीज़ है कि कवर देखकर मैंने जो सोचा था वैसी किताब नहीं थी और मुझे कुछ सीखने को मिला। और दूसरा, मैं अपने पुरुषोचित दम्भ के साथ ये स्वीकार करता हूँ कि इसने मुझे ये सिखाया कि मुझे कैसे व्यवहार नहीं करना है। तो वही एक व्यक्ति भी अगर अपनी सोच बदल सकता है तो लिखना सार्थक हो जाता है। और मुझे ऐसे कुछ बच्चे, कुछ लोग मिलते रहते हैं, तो उस प्रकार से मुझे लगता है कि मैं काफ़ी भाग्यवान हूँ। ये बातें जो आपने कहा कि 2 चीज़ें, कि एक तो हमारा जो परसेप्शन होता है, जब भी कोई स्त्री अगर विमर्श की परिभाषा, मैं अगर यहाँ बैठी हूँ और इस सत्र के साथ बैठी हूँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं विमर्श की परिभाषा खुद नहीं समझ पाती तो झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि जिन लॉजिकल चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे आप विमर्श के खांचे में कैसे रख सकते हो। क्योंकि स्त्री और पुरुष प्रकृति ने अपने आप में 2 बनाए हैं और जाहिर बात है जेंडर उसके आगे भी एक फैलाव लिए है, लेकिन जो हम भाव से कहते हैं तो स्त्री और पुरुष, शिव और शक्ति अगर 2 हैं तो उसमें बराबरी क्यों नहीं है। अगर एक बेसिक सी चीज़ हम मांग रहे हैं जो बराबरी है और हर स्तर पर बराबरी है कि भाई भूख हमें भी लगती है तो हमें खाना बनाना आता है, तो अगर आपको भूख लगती है तो आपको वो लाइफ स्किल आनी चाहिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो अगर हम ऐसी सिंपल सी चीज़ मांगते हैं तो उसे हमें विमर्शकर्ता की खांचे में क्यों डाला जाता है। और जैसे ही विमर्श वाली हम कोई बातें लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं तो वहाँ पर आ जाता है कि आप जो घर तोड़ने वाली बातें, माशाल्लाह बताना पड़ता है लोगों को कि भैया विवाह को समय हो गया है, बच्चे हैं 2 बड़े और बड़े स्त्री विमर्शकारी बेटे हैं, उनको ये बताना पड़ता है कि बच्चों से बात करो, शायद तो वो ज़्यादा हमसे बेटर लॉजिक से आपको बताएंगे कि क्यों इम्पोर्टेंस है, बराबरी में लाना क्यों ज़रूरी है। तो ये बातें तो बिल्कुल जो परसेप्शन वाली चीज़ आपने कही। और सेकेंडली कि वो जो आपकी किताब है, हम उस पर मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि दूसरा बिंदु वही था कि जब हम यौनिकता की बात करते हैं तो अभी हम विमर्श में LGBTQ कम्युनिटी का आना भी अभी तक हम वहाँ तक तो दूर की बात है। हम अगर कोई स्त्री अपनी यौनिकता की बात करती है तो भी पहले तो हमारा जो मतलब
आँखों की पुतलियाँ हैं वो थोड़ी सी ऐसे डायलेट हो जाती हैं, और उसके बाद हमारी आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाती है, और हम थोड़ा सा यहाँ वहाँ करने की बात करते हैं, क्योंकि हम उस मुद्दे पर सहज होकर बात नहीं करते। वहीं जब एक पुरुष की बात होती है तो वहाँ पर उसके लिए प्रेम अधिकार है, और स्त्री के लिए प्रेम समर्पण है, जहाँ वो कुछ बोलती नहीं है। तो उसकी यौनिकता की बात जब हम लिखते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम लिख देते हैं उसकी इच्छाएं, उसके ख्वाब जब हम लिखते हैं, तो एक्सपीरियंस सबसे पहले तो विनीता आपने झलक दी थी, सबसे पहले तो हम आप ही से पूछना चाहेंगे, उसके बाद स्वीकार नहीं किया जाता है और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ साथ में समस्या बहुत ये है कि एक तो हमें अप्रूवल चाहिए, हम कैसे क्या पहने हैं, कैसे दिख रहे हैं, कैसे बोलते हैं, हमें हर चीज़ पे वैलिडेशन की बड़ी आवश्यकता होती है। और ये वैलिडेशन की हमारी आवश्यकता है, कहीं कुछ हद तक इसने हमें एक तरह की गुलामी की तरफ भी ढकेल दिया है। जब तक कोई और नहीं एक्सेप्ट करेगा आपको, आप उस चीज़ को सही नहीं मानते। स्वयं को तो एक्सेप्ट करें। समस्या यही है कि हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारी महिलाओं की, जहाँ पे अभी यौनिकता की बात हो रही थी, LGBTQ में ख़ास करके जब मैं ये होमोसेक्सुअलिटी को लिख रही थी, तो उसमें मेरे 3 अलग अलग कैरेक्टर आते हैं जो होमोसेक्सुअल हैं। एक वो जिसके परिवार से वो लड़ झगड़ कर अपनी पहचान को जाहिर करती है, एक वो जिसके परिवार का उसको सपोर्ट है, क्योंकि ऐसे परिवार हैं, ऐसा नहीं है जो सपोर्ट देते हैं, बहुत कम हैं पर हैं। एक वो जो स्वयं अपनी यौनिकता को स्वीकार करने से मुकर जाती है और एक पुरुष से शादी करती है और अलग तरह से रहती है। तो समस्या वही कि हम खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम दूसरे से अलग दिख रहे हैं, अगर हम पे सवाल उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं। हमें शुरू से सिखाया गया है कि ये सही है और ये गलत है। वो जो खांचे हैं, वो जो परिभाषाएं हैं, अगर उससे अलग हम थोड़ा सा होते हैं तो हमें ये लगता है कि कहीं कोई हम पर उंगली ना उठा दे। क्या कर लेगा, उंगली उठा देगा तो। हम लोग तो शुरू से सुनते आए हैं। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, अनामिका जी ने उनकी एक कविता थी जिसकी वजह से उनसे मैं मिलना चाहती थी और बहुत अच्छी हमारी मित्रता हुई, दुष्चरित्र औरतें। तो जो भी औरतें बोलती हैं, हंसती हैं, अपनी बात कहती हैं, लिखती हैं, साहित्य रचती हैं, वो दुष्चरित्र हैं। वो मान लिया गया है, हमने भी मान लिया है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। आप जो भी समझते हैं, आपके अप्रूवल के हम क्यों मोहताज रहे? क्या फ़र्क पड़ता है? कोई मुझे अप्रूव नहीं करता, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन वो अप्रूवल, वो जो वैलिडेशन की अपनी चाह है, वो कहीं ना कहीं हमें पीछे घसीटती है। और अभी जैसे बेहया की बात कर रहे थे, 1 साल लगा जब बेहया को पढ़ के लोगों ने अपनी कहानियाँ बताना शुरू किया। अब दरकते दायरे को 5 महीने हो गए हैं, मेरे पास इनबॉक्स में कुछ वो लड़कियां आने लगी हैं जो अपनी बात कहना चाहती हैं, लेकिन अभी भी वो अपने ईमेल आईडी से नहीं लिख रही हैं, वो नया ईमेल आईडी बना के लिख रही हैं फ्रेश। यानी कहीं पर डर बाकी है, अपनी उस पहचान को जाहिर करने को लेकर कहीं ना कहीं डर अभी बाकी है। तो वो माहौल, हमें लगता है एज अ समाज हम वो माहौल देने में वो चूक रहे हैं कि कोई भी आए और खुलकर हमसे बात कहे और हम उस बात को समझें, बिना जज किए बात को समझें और बोल पाए। वो थोड़ी उसके लिए हिम्मत लगती है शायद। और हम लोग थोड़े हैं बेहया किस्म के लोग, तो बोल लेते हैं। बहुत लोगों को थोड़ी ज़्यादा हिम्मत लगती है, तो वो आसपास लोगों का थोड़ा कर्तव्य बनता है कि थोड़ा पुश करें, वो आवश्यक है। थैंक यू सो मच विनीता। कंचन जी, वही सवाल कि जब स्त्री यौनिकता की बात आती है तो जो आँखों की जो चमक, जो आँखों का जो डायरेक्ट हो जाती हैं, उनमें पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों की आँखें भी होती हैं, तो उस पर कुछ कहें ज़रा। अब मैं एक जो मेरी कहानी तुम्हारी लंगी जो है, वो उसकी जो पात्र है कुब्जा, माइथोलॉजी में 2 पात्र ऐसे हैं, एक वो तिविका स्वयं कुब्जा और एक शूर्पणखा, जिन्होंने अपनी यौनिकता तो जाहिर करना बहुत बड़ी बात है, बस उन्होंने सिर्फ अपनी तरफ से प्रपोज किया है, प्रणय निवेदन किया है, और स्त्रीत्व के दायरे से इतनी बुरी तरह हटा दी गई हैं कि उनको, ये तो जो शूर्पणखा के साथ जो हुआ वो तो सबको ही मालूम है,
हाँ, शूर्पणखा को तो नाक कान काट के मतलब भयंकर बेइज्जती और परिणाम इतना बड़ा युद्ध। और वो जो थी दूसरी कुब्जा जो थी वो तो दो तरह से बेचारी थी, एक तो स्त्री थी ऊपर से विकलांग थी। उसके बाद उसने को मतलब इतना बड़ा उसने ज़रूरत करी कि उसने फिर जो युग पुरुष थे कृष्ण उनसे कहते कि मैं तुमसे तुम्हारे साथ रहना है। अरे तो उसको तुरंत ही राधा बहुत अच्छी, रुक्मिणी बहुत अच्छी, जितनी गोपियाँ थी बहुत अच्छी, कुब्जा अरे तीव्रिका, ये इसके 3 विकार थे। ये जन इसी थी ही, इसके कर्म ही ऐसे थे, इसको ऐसे ही होना था। ये शूर्पणखा का एक हरिवंश पुराण में लिखा है कि ये शूर्पणखा का कृष्ण किसका जन्म है? राम का। लक्ष्मण किसका जन्म है? बलराम किसका? लक्ष्मण का। राधा किसकी है? सीता की। कुब्जा किसकी है? शूर्पणखा की। क्यों? कि इसने पिछले जन्म में भी अपनी जरूरत करी थी अपनी यौनिकता बात करने की, इस जन्म में भी इसके कर्म वही हैं। पिछले जन्म का भोग ये था कि इस जन्म में तो ये लंगड़ी पैदा हुई, अब की बार भी इसके कर्म खराब है, अगला जन्म भगवान का आने दो। बुद्धवाल भगवान बेचारे अपनी पत्नी छोड़ के चले गए, नहीं तो उनके में भी एक ठू आ जाती। तो यौनिकता तो इतनी है। और उसी पे मेरी जो अगली नॉवेल है वो इसी बात पे है कि स्त्री जब अपनी यौनिकता, और स्त्री ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई भी किसी भी जेंडर में और किसी भी शारीरिक स्थिति के साथ हुआ व्यक्ति अपनी यौनिकता रखता है। विकलांगता के साथ ये जो बात थी ना, तो वो मैं स्त्री विकलांगता को भी जोड़ देती हूँ इसमें, क्योंकि मैं स्त्री विकलांगता में स्त्री विकलांग विमर्श की बातें करती हूँ। और मैं ये बात कहती हूँ कि बहुत बार इस चीज़ को तो मतलब बिल्कुल ही वैसे बोल दिया जाता है कि कहाँ शादी, कितनी जो भी हुआ कहाँ शादी वादी करेंगे, अब उनके साथ तो वैसे इतनी दिक्कत है तो उनकी शादी कहाँ करेंगे, रहेंगे हम लोग, रख लेंगे। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि व्हाट ही नीड्स, व्हाट शी नीड्स। तो विकलांगता, ये यौनिकता की बात तो सच बात है, लेकिन फिर वही बात है कि हम कर क्या रहे हैं। हम भी अपने हिस्से का झंडा इसी बात का उठाए हैं कि हम ये बातें करेंगे कि स्त्री की अपनी यौनिकता है और वो उस पर बात कर, उस पर जब जितनी भी बार कर रही है, जितनी भी चीज़ें हैं बड़ी सामान्य हैं, आपकी ही तरह सामान्य है। ये ज़रूरी नहीं कि उसको एक बार प्यार हो। अगर आपको, मैं हमारा दिल ही ऐसा है, क्या करें, आदमी का दिल है तो नहीं रुकता एक पे। हमारा भी दिल ऐसा ही है, हमारा दिल अलग से नहीं आया है, हमारा दिल भी है कि हमारा भी ऊबता भी। थोड़े दिन पहले शायद किरण जी ने कहा था, कहाँ हैं किरण जी, अभी जो मैंने लिखा था वो ऊब वाली बात, तो इन्होंने किरण जी ने कहा कि दुनिया में नहीं, दुनिया की नहीं मेरी कहानी है, हम खुद ऊब जाते हैं एक आदमी से भाई। तो लेकिन हाँ, तो बात यह है कि अब यौनिकता की बात में ठीक है, होती हैं वो है, लेकिन हम अब काम ही यही कर रहे हैं, हमारा झंडा ही इसी बात का है कि हम बात करेंगे इस पे। बिल्कुल ये बात बड़ी दूर तक जाएगी कि बहुत सहज सी बात है, इसमें अलग से कुछ लिखने की बात नहीं है कि जब वो नहीं वो और सही और नहीं और सही, तो ये बात हम क्यों नहीं कह सकते कि वो नहीं और सही और नहीं और सही। हमने ये किया तो हमारे ऊपर जो इतना बड़ा सर पे हमारी इतना बड़ा मुकुट है, हम उसका भार लेके चल रहे हैं। तो हमको तो हम ये मान सकते हैं कि हम कुब्जा और शूर्पणखा के वंशजों, हाँ, हम उसके लिए तैयार हैं। हाँ बस शोभा शोभा की टिप्पणी आए बिना बात पूरी नहीं होगी। लव यू। मी टू। मी टू। संभोग यानी सम मतलब साथ में, भोग यानी भोगना, साथ में भोगना यानी शरीर को साथ में भोगना, मन को साथ में भोगना, जो हम हैं अपने अस्तित्व को साथ में भोगना, वो क्या है? संभोग है, वो सेक्स है। ठीक है। जब मैं 9th क्लास में थी तो ओशो की किताब रेलवे स्टेशन से खरीदी, चारबाग रेलवे स्टेशन से, संभोग से समाधि की ओर, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी है, पेट्रियार्कल माइंडसेट है, पितृसत्तात्मक सोच है,
तो मुझे उस पर कवर लगा के पढ़ना पड़ा। अमूमन हम लोग किताबों पर कवर नहीं लगाते, क्योंकि जैसे इनकी किताब का कवर बड़ा खूबसूरत है, वैसे तमाम किताबों की कवर बहुत खूबसूरत होते हैं। तो मैंने अखबार चढ़ाया उस पर और मैंने पढ़ना शुरू किया सिलसिलेवार तरीके से, संभोग से समाधि की ओर। इस तरह से मैं पहली बार संभोग से मेरा आमना सामना हुआ, और तब मुझे समझ में आया कि संभोग मतलब अगर दो एक दूसरे के साथ में भोगने वाले व्यक्ति 4x6 के कमरे में हैं, और साथ ही दो और साथ में भोगने वाले व्यक्ति 4x6 के कमरे में हैं, वो चारों एक दूसरे की यौनिकता, एक दूसरे की सेक्सुअलिटी, एक दूसरे की सेक्सुअल आइडेंटिटी कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मैं क्यूरियस हूँ, मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, मैं whatever my choice is, वो चारों की इंडिविजुअल प्राइवेसी उस 4x6 के कमरे में मेंटेन रहे। एक्सीलेंट जी। तो आखिरी में जस्ट बिकॉज ऑफ कंचन आपके लिए आपके ब्लंट आंसर के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा मेहतर बनने के लिए। बहुत बढ़िया। हम सबको मेहतर बनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मेहतर यानी कौन? सफाई करने वाला, कूड़े वाला नहीं। हम कूड़ा लेने वाला होता है ना, बेल बजती टिंग टोंग, कूड़ा वाला आ गया, नहीं, सफाई वाला आया है। मेहतर बनने के लिए अगर हम तैयार हैं कि हमें असमानता मिटानी है, यूनिकता को लेकर चरित्र हनन नहीं करना है, असमानता मिटानी है, गैर बराबरी मिटाना है, ये सब मिटाना है, कलर कॉम्प्लेक्शन, बॉडी शेमिंग, यू नो माई जब हाँ माई बॉडी माई चॉइस एंड तमाम तरह की चीज़ें, हर बॉडी हर चॉइस, हिज बॉडी हिज चॉइस, तमाम चीज़ों पर अगर फुल स्टॉप लगाना है, बड़ी बिंदी लगानी है, तो हम सबको मेहतर बनने के लिए तैयार होना होगा। क्योंकि मुक्तिबोध ने कहा है कि जो है उससे बेहतर चाहिए, जो है हर चीज़ में, यूनिकता को भी लेकर। निर्जरा जी, यूनिकता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी शुड टॉक अबाउट वेरी ब्लंटली एंड वेरी ओपनली। जो है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया को साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। तो स्त्री विमर्श का मुद्दा खाली स्त्रियों तक नहीं रह सकता और स्त्रियों से इतर भी नहीं जा सकता। उसमें उसकी भावनाएं आएंगी, उसकी इच्छाएं आएंगी, उसकी यौनिकता की बात होगी, उन दायरों की बात होगी, उन बेड़ियों की बात होगी जिनको कि लेकर के उस भार को उस अपने सर पर लेकर के वो आगे चल रही है। और ज़िद है मेरे ख्याल से, अगर हम आखिरी दौर पे माने कि जब जो दायरे, जो कायदे, जो खांचे तोड़ने की जो ज़िद है स्त्रियों की, वही उनको आगे लेकर के जा रही है। और एक छोटी छोटी सी एक एक मिनट की टिप्पणी आप सबसे कि जब हमने शुरुआत की थी कि स्त्री विमर्श की ज़रूरत क्यों है, हमने वहाँ से शुरुआत की। स्त्री विमर्श में कितने और विमर्श जुड़ करके आने चाहिए, ज़रा से में मुझे बताएं। सबसे पहले कंचन जी आपसे। मैंने एक शुरुआत की है, मुझे लगता है वही कि विकलांग विमर्श के साथ एक स्त्री की विकलांगता को एक अलग तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात बार बार कहती हूँ कि हमारी पुरखिंग हैं केले, उन्होंने कहा था कि अगर आप स्त्री होने के साथ साथ विकलांग हैं तो आप दोहरी विकलांगता झेल रहे हैं, क्योंकि स्त्री होना तो पहली विकलांगता है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं तो ये एक जोड़ना चाहती थी और मैंने इसको जोड़ा है, क्योंकि जो हमारे घरों में जो कितने बार होता पुरुष विकलांग होते हैं, उनके साथ ये बात करी जाती है कि अरे ठीक है, कोई गरीब घर की लड़की देख करके उसकी शादी वादी कर लेंगे। हाँ। लेकिन ये मेरे ही साथ हुआ। मेरी माँ से मैंने कितनी बार बोला कि एक तो औरत, एक तो लड़की की जात, इतनी लंबी जिंदगी कैसे बीतेगी। तो ये जो लड़की की जात लगती है ना, इसको भी विमर्श की ज़रूरत है। तो एक तो मैं यही कह रही हूँ कि ये स्त्री विमर्श में ये विमर्श जुड़ना चाहिए। और साथ में हम जहाँ बैठे हैं एसिड अटैक सर्वाइवर्स, इसका विमर्श जुड़ी गया है। किन्नर विमर्श में भी स्त्रियाँ आ सकती हैं। तो ये तो 3 मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, बाकी हमारी साथी ने बताएंगी। मुझे लगता है स्त्री विमर्श दरअसल समाज का विमर्श है,
क्योंकि स्त्रियों से ही घर बन रहे हैं, समाज बन रहे हैं, और आगे जो भी सोच जा रही है वो घर से और स्त्री से जा रही है। तो ये दरअसल समाज का विमर्श है, इसको आप हटा नहीं सकते। हाँ, परंपरा का एक रूढ़ी पक्ष है जिसका टूटना बहुत आवश्यक है, जिसका दरकना बहुत ज़रूरी है, जो अभी कहीं कहीं रह जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी आज से 10 साल पहले इकलौती थी, बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं पढ़ाने के लिए गई। मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ, 2 साल के लिए बीच में लखनऊ रहने आई थी। तो जब मैंने लेक्चर शुरू किया तो 15 मिनट तो सही बीते। उसके बाद में जो HOD थे उन्होंने मुझे कमरे में बुला लिया, तो उन्होंने बताया मुझे कि कौन कौन से शब्द वर्जित हैं। तो वो जो वर्जित शब्द थे उसमें रिलीजन था, उसमें सेक्स था, उसमें रेप था, और उस समय गोधरा हुआ था, तो फिर गोधरा मतलब वो भी नहीं आना था। तो हमने कहा भाई साहब पढ़ाएं क्या, जर्नलिज्म पढ़ाना है, आप मुझे कोई भी न्यूज़ उठाने नहीं देंगे तो हम पढ़ाएं क्या। तो समस्या ये है कि जगह जगह पे ये बैरिकेटिंग है। पढ़ाते समय जो नए बच्चे जर्नलिज्म पढ़ने आ रहे हैं उनके सामने भी आप सेक्स शब्द का प्रयोग ना करें। कैसे ना करें? जो लोगों को आप बायोलॉजी की क्लास में नहीं पढ़ा पाए, मास कम्युनिकेशन की क्लास में नहीं पढ़ाए, वही सड़कों पर अंधेरे कोनों में जब उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और कोई क्राइम कर लेते हैं तो आप कहते हैं हमारा समाज जो है विकृत है। सोच हमारी विकृत है, क्योंकि बोलने में ही सारी गंदगी आ जाती है, करने में नहीं आती है। तो थोड़ा बात करना ज़रूरी है, बात करेंगे तो बात निकलेगी तो बात सुलझेगी, आगे बढ़ेगी। क्या बात है, सब कुछ कंचन जी और विनीता जी ने बोल दिया। तो मैं जिक्र भी कर रही थी, जब कुछ भी नहीं बचा रहता तो बचा रहता है केवल स्पर्श, है ना। मैं जिक्र कर रही थी हमारे बहुत विनोद कुमार शुक्ल जी की ये है। तो स्त्री विमर्श को ख़त्म मैं कैसे करना चाहूँगी, इस सत्र को मैं कैसे ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं इस तरह से ख़त्म करना चाहती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द जो तमाम पुरुष हैं या तमाम स्त्री हैं या किसी भी सेक्सुअल आइडेंटिटी से आते हैं, वो अगर हमें सहज महसूस करा रहे हैं, हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं और हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एक सहज इन्वायरमेंट है जहाँ पर सारे टॉपिक्स को जिसको दरकिनार कर दिया जाता है, जिनको ब्लंटली बोल्डली बोलना आज एक बहुत बड़ी क्रांति रिवोल्यूशन है, वो सब हो रहा है सहज तरीके से। तो वो एक बदलाव है, और ये बदलाव इसलिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है, पितृसत्तात्मक जो सोच है, वो आज की नहीं हज़ारों साल पुराने की है। अगर उस हज़ारों साल पुराने सोच में हम, जैसे फूलपुर विधानसभा, थोड़ा सा पॉलिटिक्स आ गया, वो जहन में चलता रहता है सब कहानी किस्सा, फूलपुर विधानसभा से लोहिया जी भी लड़े और नेहरू जी भी लड़े। तो उस समय का दौर ये था राजनीति का, सर जानते होंगे, उस समय राजनीति का दौर ये था कि नेहरू जी का कद इतना बड़ा था कि उनके पास गाड़ी थी, तमाम फॉलोअर्स थे, सपोर्टर्स थे, उस तरह से वो जाते थे। और लोहिया जो वो थे वो खाटी समाजवादी, उनके पास बैलगाड़ी ही होती थी लोगों की प्रचार प्रसार करने के लिए। तो एक साथ में खाना खाते थे। तो नेहरू और लोहिया जी साथ में खाना खाते थे, तो नेहरू जी कह देते थे यार ठीक है एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़े, लेकिन तुम मेरी गाड़ी जो है प्रचार के लिए ले जाया करो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा, वो ये मेरा चुनाव है और मेरे जो संसाधन है मैं उसी तरीके से जीऊंगा। तो उन्होंने कहा जीतोगे, नेहरू जी ने कहा कि जीतोगे तो हो नहीं। तो उन्होंने कहा जीतना मेरा मकसद है ही नहीं। मोनोपोली को, इस मोनोलॉग को लगातार नेहरू जी जीत रहे हैं, लगातार कांग्रेस जीत रही है। इस मोनोपोली पर दरार करना मैं चाहता हूं। तो अगर मैं नहीं जीतूंगा, लेकिन ये संदेश जाएगा कि नेहरू के सापेक्ष कोई खड़ा हो सकता है, वो लोहिया करके दिखाना चाहता है। तो पाकिस्तानी शायर हैं एक, इस विमर्श को मैं अभी ख़त्म करूंगी कि स्त्रियों को और वो तमाम पुरुष जो हमारे साथ बहुत अच्छा पेश आते हैं, वो तमाम ये सारे लोग जो सर घूम रहे हैं, गोल्डन सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं, तमाम लड़के जिन्होंने परफॉर्मेंस की, आप जो वीडियो बना रहे हैं, जो कैमरा बना रहे हैं, मेरी वीडियो जो उतार रहे हैं, निमेश जी, इन सब तमाम सारे लोग, आपके पिताजी, ये सारे लोग जो हमें सहज महसूस करा रहे हैं, उन सबके लिए, उन तमाम लोगों के लिए पाकिस्तानी एक शायर हैं। और मैं जानती हूँ, ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि शब्द इधर उधर होंगे, 4 पंक्तियाँ और वहीं पर फिर मैं ख़त्म कर दूँगी। तहजीब हाफी नाम है उनका, पाकिस्तानी शायर हैं। वो कहते हैं कि मैंने उससे कब कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करे, मैंने उससे कब कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करे, मैं उसे नहीं पसंद तो मुझे खारिज करे,
लेकिन मैं जिस तरह जीता हूँ उसके साथ ज़िंदगी, मैं जिस तरह गुजारता हूँ उसके साथ ज़िंदगी, चाहिए उसको कि मेरा शुक्रिया अदा करे। क्या बात है, क्या बात है। मेरे ख्याल से इस सेशन का इससे खूबसूरत एंड नहीं हो सकता था। कुछ बातें जो हैं वो ये सत्र का अंत हुआ है, इस मुद्दे का अंत फ़िलहाल हमारी जीवन में नहीं है, क्योंकि बकौल यूएन ये बराबरी जिस स्पेस पे हम चल रहे हैं 256 इयर्स हमें लगेंगे, क्योंकि जिस डेटा के ऊपर हम बात करते हैं, जब हम जिन क्राइम्स की हम बात करते हैं, अगर हम उन डेटा के ऊपर चलें तो ये मुद्दा, ये सेशन बहुत भारी हो जाएगा। तो इसलिए उन डेटा के ऊपर हमने ज़िक्र नहीं किया, उनका यहाँ पर नाम नहीं लिया। लेकिन इसी से पता चलता है कि बकौल यूएन हम 2056 साल हमें लगेंगे कि हम बराबरी की दुनिया लेके आ पाएंगे। मेरे ख्याल से आने वाली कम से कम 3 पुश्तें 4 पुश्तें और निकल जाएंगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो हमारे हिस्से है हमें वो करके जाना है। ये लड़ाई आगे चलती रहेगी, ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, पैनलिस्ट सभी का, शोभा जी, विनीता, कंचन, सबका बहुत शुक्रिया। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो पीछे हैं, आगे हैं, और जो आने वाले लोग हैं जो आएंगे, जो सुबह से यहाँ बैठ करके हमारे इन सत्रों को सुन रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।